तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहली बात क्या है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो कह रहे हैं हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं नीदर स्टेशनरी चार्जेस नॉट चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन जिस बेसिकली स्टडी करंट कैन बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि जो स्टेशनरी चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करेंगे। और अगर कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है ना। तो क्या है, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हाइल द लेटर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट हाउएवर डू नॉट वेरी विद टाइम। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी दैट द एक्सिलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ज़्यादा घूम रहा है वो क्यों गिर जाना चाहिए, बिकॉज वो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड इसलिए उसमें EM वेव जनरेट होनी चाहिए। The proof of this basic result is beyond the scope of this book, but we can accept it on the basis of rough qualitative reasoning. तो कह रहे कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लो वही हाइड्रोजन आइटम देखें तो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटम अगर न्यूक्लियस के साथ मूव कर रहा है या खाली सिंपल इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करेगा तो मान लो मैं सेंटर पे बैठ करके देखूं तो जब चार्ज ऊपर, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने कोई चार्ज मान लो पॉजिटिव मान लो, जब ये ऊपर है तो यहाँ सेंटर पे फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। जब घूम करके नीचे आ जाएगा तो फील्ड ऊपर की होगी, फिर ऊपर ऐसे ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार बदलती रहेगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में लूँ, मान लो एक्स एक्सिस में लगाऊं तो कुछ ई साइन ओमेगा टी टाइप का हो जाएगा, बिकॉज उसका एक ही कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह का चार्ज जो होगा वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जो कि फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और इस तरीके से जैसे किसी भी ऑसिलेशन में होता था, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी फिर पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी में आपस में इंटर कन्वर्ट होगी और वेव प्रोपोगेट हो जाएगी। अब इस स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो वही होगी जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज घूम रहा है। मतलब मान लो 1 सेकेंड में अगर 1 लाख चक्कर कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10⁵ हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है ना। अब जब तुम इसको नचाओगे तो धीरे धीरे करके अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता जाएगा और वो एनर्जी EM वेव के फॉर्म में एमिट करने लगेगा। फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट माइट अपीयर इजी टू टेस्ट द प्रेडिक्शन दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक चार्ज लो, उसको ऑसिलेट कराओ, और अगर उससे लाइट निकल जाए तो इसका मतलब लाइट EM वेव है। पर इसमें समस्या क्या है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा, अगर आपको याद हो तो 10⁻14 हर्ट्ज है, और हमारे पास अभी भी आज तक भी इस तरह के सर्किट्स नहीं हैं, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थे कि हम 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं। ठीक है ना। मन में पता कैपेसिटर है जिसको मैं चाहूँ तो उसके ऊपर Q0 साइन ओमेगा टी का चार्ज दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे AC में हमने पढ़ा था तो हमारा ओमेगा कितना है, 100 ना 50 हर्ट्ज की ना। वो जनरेटर घुमा रहे हो तो हाथ से कितनी तेज घुमाओगे, 1 सेकंड में 50 चक्कर, 1 सेकंड में 100 चक्कर, 1 सेकंड में 1000 चक्कर, इससे ज़्यादा तो नहीं घुमा सकते हो। ठीक है, अब तुमने कहा नहीं हम लोग मैकेनिकली नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करके करेंगे। इलेक्ट्रिकली भी हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो चूंकि इस तरह की एनर्जी हम लोग इस तरह की फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो हम ये नहीं बता सकते कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनमें भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो 10⁻11 हर्ट्ज तक ही जा सकती थी। तो इसलिए हर्ट्ज ने क्या किया, रेडियो वेव प्रोड्यूस करी। हर्ट्ज ने जब EM वेव सबसे पहले प्रोड्यूस करी और ये दिखाया कि मैक्सवेल की थ्योरी सही है, तो उसने रेडियो वेव प्रोड्यूस करी, उसने लाइट नहीं मतलब विजिबल लाइट नहीं प्रोड्यूस करी। ठीक है ना। तो
ये कहना हर्ट सक्सेस एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी क्रिएटेड अ सेंसेशन इज पार्ट ऑफ other important work in this field. Two important events in this connection deserve mention. 7 years after her, Jagdish Chandra Bose, working at Calcutta, succeeded in producing observing electromagnetic wave of much shorter wavelength. ठीक है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मार्कोनी ने भी हर्ट्ज की तरह से ईएम वेव को ट्रांसमिट करके लंबी दूरियों पे, तुम्हें मालूम है, टेलीफोन का प्रयोग किया, उस तरह की बात, ठीक है ना, वायरलेस का वो आविष्कार किया था, ठीक है ना। ये दो इसकी उन्होंने डिस्कवरी दी थी। अब क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखेंगे तो ये हमने लाइट में वैसे पढ़ रखा है, पोलराइजेशन हो जाता है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो मेरे पास एक लाइट है, डायग्राम में दिखाया, जो कि जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी और दोनों लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ कहीं पे कहीं नहीं पर है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो कहीं लिख लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग ई क्रॉस बी, ठीक है। जैसे जो मेरे पास देखो ये फिगर बना हुआ है, फिगर 8.4, ठीक, अच्छा लिख लो फिर बताते हैं। फिगर 8.4 में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अबाउट है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना। ऊपर एक्स है, बाहर निकलता हुआ डायरेक्शन वाई है, तो ई क्रॉस बी की दिशा क्या हो जाएगी, एक्स क्रॉस वाई, तो जेड एक्सिस के अबाउट होगी। अगर यही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होती और मैग्नेटिक फील्ड जेड में होती, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई क्रॉस बी माइनस वाई के अबाउट हो जाता, बिकॉज आई क्रॉस के इज माइनस जे, के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि भाई ऑप्शन हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस दिशा में है, तो चारों में से कौन सा सही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई क्रॉस बी की दिशा में होती है। तो उन्होंने कहा कि मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा में है, वाई दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा वो जेड दिशा में होगा, और ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, जहाँ पे के की वैल्यू 2π/λ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जेई मेन में खास तरह के इस तरह के सवाल आते हैं, जो के जेड है वो वास्तव में एक वेक्टर के इंटू डॉट अ वेक्टर जेड है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जैसे यहां पर क्या लिखा है, जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो साधारण रूप से हम क्या कर लेते हैं, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस होता तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लेते, या अगर मान लो माइनस एक्स की तरफ जा रही होती तो के एक्स प्लस ओमेगा टी लिख रहे होते, वेव में बताएंगे ये चीज ना। के एक्स माइनस ओमेगा टी का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी, और के एक्स प्लस ओमेगा टी का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी। लेकिन एक बात ये भी तो हो सकती है ना कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन 1/2i प्लस 1/2j माइनस 1/√2k के अबाउट हो, है ना। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट हो। तो वहां पर हम इसको के जेड ना लिख करके वेक्टर के डॉट वेक्टर आर लिख लेते हैं, ठीक है। यहां भी ये वेक्टर के डॉट वेक्टर आर ही है, बस खाली अंतर क्या हुआ, वेक्टर के कौन सा वेक्टर है, के जे कैप है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अबाउट है, इसलिए उसका जब तुम आर वेक्टर के साथ डॉट लोगे तो एक्स और वाई वाला कंपोनेंट हट जाएगा, खाली जेड कंपोनेंट रह जाएगा, इसलिए के जेड आ गया। समझ में बात कि नहीं। तो जो के जेड है वो वास्तव में वेक्टर के डॉट आर है, जहां पे आर जहां पे भी जिस पॉइंट का है उसका पोजीशन वेक्टर है, और के जो है वो प्रोपोगेशन के अबाउट वेक्टर है, ठीक है। वैसे इसको वेव नंबर कहते हैं, बट वेव नंबर जो है वो एक वेक्टर है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अबाउट, मैग्नीट्यूड 2π/λ ही है, लेकिन डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अच्छा, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी है, ये 2π मतलब 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इन्होंने कहा कि अगर ये 2π/λ है और वो 2π न्यू है, तो वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के हो जाएगी, हम लोग वेव में पढ़ ही रखे,
ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ओमेगा और के आपस में दो कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर वैक्यूम में चल रही तो अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं वेवलेंथ बता सकता हूँ, वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी बता सकता हूँ। उस तरह के सवाल में वेव में कर रखे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात। इन्होंने कहा यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था कल वाली क्लास में, लेकिन अगर हम लोग मैक्सवेल की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो कहीं ना कहीं जो सी स्क्वायर होता है वो 1/μ0 हो जाता है, और यहाँ से सी की वैल्यू 1/√μ0 हो जाएगी। वैल्यू डालेंगे तो ये 3 × 10⁸ आ जाएगी। ये जो बात है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्यूम के लिए सी की वैल्यू 1/√μ0 है। किसी और मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू μ0 नहीं होगी, म्यू होगी। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं होगी, एप्सिलॉन होगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी नहीं होगी, 1/√μ हो जाएगी। ठीक है। तो फिर जो ये फॉर्मूले बता रहे हैं इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ खास बात है नहीं, सब पहले पढ़ रखे हैं। 2πν = c × 2π/λ हो गया, या वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी × λ = c हो गया, ये हमें पता ही है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि मैक्सवेल का जो हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से निकल करके आया कि B0 = E0/c। ठीक है। हाँ, तो कहीं कॉपी पे की लिखो। हम लोगों ने कैपेसिटर्स जब पढ़ रहे थे तो एक चीज लिखी थी UE। यार कैमरा लगा ले तो अच्छा होता ना, और इसी में देख लेते। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रॉब्लम। जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि UE की वैल्यू ε0/2 E² थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर ε0/2 आया था। और UB की जो वैल्यू थी वो 1/2μ0, ये पेन नहीं चल रही अच्छे से, 1/2μ0 B² थी। ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्योंकि एनर्जी साइनोसॉइडली वेरी कर रही है तो E² जो होगी उसकी एवरेज वैल्यू करीब करीब E0² हो जाएगी। ठीक है। और B² की वैल्यू B0² हो जाएगी। ठीक है। यहां तक कोई समस्या? अब अगर एनर्जी दोनों फॉर्म में को एग्जिस्ट करती है तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब ऑन एन एवरेज UE और UB बराबर होंगे। तो ये /2 वाला 2 और ये 2 वाला 2 काट दूं तो E0² की वैल्यू 1/ε0μ0 हो गई, जो कि C का स्क्वायर हो गई। ठीक है। तो चूंकि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि E0 = CB0 या B0 = E0/c। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत कम होगा, बिकॉज 3 × 10⁸ से डिवाइड करना है। वैसे भी देखते थे पहले फील्ड कितनी होती थी, 10⁴ वोल्ट/मीटर था। जैसे हम लोग बात करते थे इलेक्ट्रिक एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर, और MRI कराने जाओ तो 1 टेस्ला की मशीन। ठीक है ना। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड कहती थी 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। तो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है, तो सेम एनर्जी के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं वी हियर मेक रिमार्क्स ऑन सम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, दे डिफर फ्रॉम ऑल अदर वेव्स वी हैव स्टडीड सो फार इन दैट नो मटीरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ये हमको पहले से पता है कि EM वेव वैक्यूम में चल सकती है, इनको कोई मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बात है।
दूसरी बात यह है कि ट्रांसवर्स इन नेचर है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ ये तुम्हारे शर्लॉक होम्स की बात करने लगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली फंडा क्या था कि पहले लोगों को लगता था कि लाइट अगर सन से अर्थ पे आ रही है तो जरूर बीच में कोई मीडियम होगा, तभी तो लाइट सन से अर्थ पे आ रही है, अदरवाइज तो वेव तो चल करके आएगी कैसे, लाइट वेव है, तब तक लोगों को पता चल गया था। तो लोग कहते थे कि एक दुनिया में कोई चीज़ है ईथर, जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन अर्थ और सन के बीच में है, जिसके ऊपर चल करके लाइट प्रोपोगेट करके आती है। तो जो ईथर की हाइपोथेसिस थी वो इसी बेस थी कि वेव्स जो हैं वो अगर आ रही हैं सन से अर्थ पे तो किसी मीडियम के थ्रू चल करके आ रही होंगी। तो मैक्सवेल ने दिखाया कि ईएम वेव ऐसी वेव बन सकती हैं जो वैक्यूम में भी चल के आ सकती हैं, और उसी समय पे माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। 1887 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि दुनिया में ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ईथर होगा तो ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ईथर नहीं होता है, तो उन्होंने दिखा दिया कि ईथर नहीं होता है। इसका मतलब जो वेव है वो वैक्यूम में चल करके आ रही है, इसका मतलब लाइट ईएम वेव है को इसको एक और तो वेलोसिटी मैच कर गई थी, और ऊपर से ये भी हुआ कि भाई ये वैक्यूम में आ रही है, और मैक्सवेल कह रहे थे कि ईएम वेव जो है वो वैक्यूम में चल सकती है, वहां से पता चला कि लाइट जो है वो ईएम वेव। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था उसी चीज को बात कर रहे हैं कि अगर मान लो यार वैक्यूम में ना चले, मान लो ग्लास में लाइट चल करके आ रही है या किसी भी और डायमंड में चल करके आ रही है, तो जो चीज है उस चीज का कुछ म्यू होगा कुछ एप्सिलॉन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैं लिखूंगा तो वो c/v हो जाएगा। c/v का मतलब हो गया √μ एप्सिलॉन ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में μ0 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो √μr एप्सिलॉन r लिख लो। नीचे लिखा है इन्होंने, नहीं लिखा है, इसमें कहीं लिख लो। ठीक है, कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √μr एप्सिलॉन r। ठीक है, हाँ। अब ज्यादातर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, मैग्नेट कैसी चीजें होती हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तो उसमें तो लाइट चलेगी ही नहीं क्योंकि मेटल है। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होते हैं उनके लिए μr की वैल्यू करीब करीब 1 होती है। लिख लो, μr इज अप्रोक्सीमेटली, डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, तो या तो 1.001 होगी या 0.999 होगी। तो μr इज अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर मोस्ट ऑफ द diamagnetic materials, therefore refractive index is approximately equal to root of epsilon r। एप्सिलॉन r तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एक तरह ना, तो अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आसपास होती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को पहले हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नापते थे, लेकिन अब बहुत अच्छे एक्यूरेट चीज़ों के साथ इन्होंने कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो 2.99792 × 10⁸ है। तो कहते भैया ऐसे इतने डेसिमल के नंबर कहाँ से आए, तो फंडा ये है कि चूंकि हम लोग एटॉमिक क्लॉक आज की डेट में यूज़ करने लगे हैं, जिसमें भी मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा उसमें सेकेंड डिफाइन किया है इतने ऑसिलेशन ऑफ सीजियम क्लॉक ना, तो चूंकि हमने एटॉमिक क्लॉक यूज कर रखी है इसलिए हम लोग टाइम को बहुत प्रिसाइसली नाप सकते हैं। तो आज की डेट में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यूज टू डिफाइन मीटर। ठीक है, रादर देन जो पहले मीटर डिफाइन किया जाता था मीटर स्केल से। तो लोहे की स्केल के साथ समस्या क्या थी कि भाई कभी बड़ी हो जाएगी कभी छोटी हो जाएगी, गर्मी हो गई तो थर्मल एक्सपेंशन हो गया, गर्मी में कॉन्ट्रैक्ट कर गई।
तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए जो अब एसआई सिस्टम है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में मीटर को डिफाइन करता है। खैर कोई बात नहीं, ये ईएम वेव से अलग चले गए हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हर्ट्ज ने जो वेव प्रोड्यूस करी वो रेडियो वेव थी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ ये दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, बल्कि ये दिखाया कि ये जो ईएम वेव हैं इनमें डिफ्रैक्शन करा सकते हैं, इसमें इंटरफेरेंस करा सकते हैं। इसका मतलब ईएम वेव वास्तव में वेव है, जो चीज़ बन करके निकल रही वेव है। और इस तरह से कंक्लूसिवली उनका वेव नेचर उन्होंने बता दिया, ठीक है। चलो इसमें कोई उधर समस्या नहीं है। उसके बाद ये पोलराइज हो सकती है, इसने दोबारा से ये वो कर दिया कि ट्रांसवर्स है। तो मैक्सवेल ने तो कहा ही था ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। पोलराइज करने का मतलब है, जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे अभी लखनऊ में तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग कहीं दूर चले जाएं तो रेडियो रख करके देखो तो रेडियो को ऐसे रखोगे तो पता चलेगा आवाज़ साफ नहीं आ रही, किसी दूसरे एंगल पे उठा करके रखोगे तो आवाज़, ठीक है ना। इसका मतलब अलाइनमेंट मैटर कर रहा है, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन हो रहा है, वो जब वो मैग्नेटिक फील्ड उसके जो भी कॉइल के हिसाब से सही डायरेक्शन में सेट हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा सिग्नल आने लगता है, ठीक है। अच्छा, जो मैं बात पीछे कर रहा था, इन्होंने यहाँ पे बात करी कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, जहां पे ई स्क्वायर जो हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज हमको आरएमएस वैल्यू लेनी है, और म्यू बी की वैल्यू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जो कि बी नॉट बाई 2 बी नॉट स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगा। ये म्यू बी होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो जो यू हो जाएगा टोटल यू, ठीक है, वो यू ई प्लस यू बी हो जाएगा। तो चाहो तो इसको ट्वाइस ऑफ यू ई लिख लो, और चाहो तो ट्वाइस ऑफ यू बी लिख लो। तो एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगी वो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इलेक्ट्रिकल डेंसिटी थी, और इतनी ही मैग्नेटिक डेंसिटी, इसलिए वो वाला 2 हट गया, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एक कंसेप्ट दिया रेडिएशन प्रेशर का, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि जो लाइट है उसमें मोमेंटम है, ठीक है। हाँ, तो लाइट की एनर्जी लिखते थे hc बाई लेमडा, c से डिवाइड कर दो, h बाई लेमडा क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम क्या था, एनर्जी अपॉन c, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं, इन्होंने देखो लिखा कैपिटल U लिख लूं, कैपिटल U क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इसको C से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो गया फोर्स, और पर यूनिट एरिया हो गया प्रेशर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम इन टाइम इज U भाई, ये गंदी बात उन्होंने करनी शुरू कर दी, किताब में लिखनी शुरू कर दी। अच्छा, ये P जो है वो, अरे यार चलो गड़बड़ बात हो, मैं गलत बोल गया, दोनों फॉर्मूले सही हैं। ये कह रहे हैं इफ टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस इन टाइम t इज u, it can be shown that the magnitude of total momentum delivered to the surface for complete absorption is p is equal to u by c। तो ये जो p है ये मोमेंटम है। अब इसको दोनों साइड टाइम से डिवाइड करके एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाई सी हो जाए। तो बगल में लिख लो, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाई सी। ठीक है, अब एक रुक जाओ भाई, अब ये ब्रैकेट में लिख लो फॉर टोटल एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
और फॉर 100% रिफ्लेक्शन इट विल बी 2I/c। क्योंकि जितना मोमेंटम आ रहा था वो एब्जॉर्ब नहीं किया, उसके इक्वल मोमेंटम उल्टे डायरेक्शन में दे दिया। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग मान लो, एक तो तरीका है बॉल मारें और जाके दीवार से टकरा के रुक जाए, और दूसरा जिस स्पीड से मारे उसी स्पीड से टकरा के लौट आए, तो डबल प्रेशर नहीं लगाएगी, डबल फोर्स लगाएगी, डबल मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। तो दो तरह के सवाल होते हैं। अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी बाई सी, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू I/c। अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तो 2I/c। अब कई बार कह देंगे कि रिफ्लेक्टिविटी 80% है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% एब्जॉर्ब हो जा रही है और 80% रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो उसका आंसर हो जाएगा 0.8 इंटू 2 प्लस 0.2 कर लेंगे तो 1.8 I/c। तो साइड में छोटा सा लिख लो, अगर 80% रिफ्लेक्शन है तो रेडिएशन प्रेशर जो है वो 1.8 I/c टाइप का हो जाएगा। मतलब वो 0.8 जो है वो 80% की वजह से आएगा। ठीक है। तो जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका डबल, और जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसका 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक न्यूमेरिकल आता है जो मैं अभी करा नहीं रहा हूं, तुम्हारे लिए करने के लिए है, कि अगर लाइट, मैं तो देखो फैज, अगर लाइट थीटा एंगल पे आई, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस था। ठीक है। जैसे मान लो लाइट ऐसे टकराई और ऐसे चली गई, तो मुझे इस मोमेंटम वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लेने, एक cos थीटा, एक sin थीटा। तो फिर जो इंटेंसिटी, जो प्रेशर हो जाएगा वो 2I cos थीटा बाई c हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब फिर मुझे डिपेंडिंग ऑन थीटा नॉर्मल के साथ एंगल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है लाइट के आने का, तो फिर प्रेशर 2 है, तो एक एंगल का वेरिएशन हो जाता है। और दूसरा सवाल ये हो जाता है इतने परसेंट ऑब्जॉर्ब है, इतने परसेंट रिफ्लेक्टेड है, तो एक उसका 2 और 1 का जो फैक्टर, ये दो तरह के सवाल हो जाते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी और प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाई सी, या 2 इंटू इंटेंसिटी बाई सी, या 1.8 इंटू इंटेंसिटी बाई। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो तुमने अपना हाथ धूप में रखा, तो हाथ को धूप से गर्मी मिलती है, तुमको गर्मी महसूस होती है। तो कह रहे हैं कि यार तुमको प्रेशर क्यों नहीं महसूस होता। तो कह रहे हैं उसका कारण ये है कि जो इंटेंसिटी के नीचे बाई सी लगा हुआ है वो उसको बहुत छोटा बना देता है। ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी, सोलर लाइट की इंटेंसिटी करीब करीब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो उसको सी से डिवाइड कर देंगे, तो ये इनका आंसर कुछ 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 आ गया है। ठीक है। और कह रहे हैं अगर हाथ का एरिया ले लें तो 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 न्यूटन का प्रेशर है। ठीक है। हाँ। तो इतना छोटा, सॉरी इतना फोर्स है, इतना छोटा फोर्स है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मान लो तुमने एक चीज देखी होगी, कभी कॉमेट क्या होता है मालूम है? तो कॉमेट के बारे में तुमने अगर पढ़ा हो कहीं पर, तो देखा होगा जब कॉमेट सन की तरफ आता है तो उसकी पूंछ सन से दूर होती है ना। जैसे मान लो मैं क्या कहते हैं, वो सुपरमैन वाला कपड़ा पहन के चलूं तो उड़ूंगा तो कपड़ा पीछे जाएगा, लेकिन जब वो सन से दूर जा रहा होता है तो भी पूंछ सामने हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब वो जो पूंछ है वो मोशन की वजह से नहीं है, वो रेडिएशन प्रेशर की वजह से। चाहे कॉमेट सन के पास आ रहा हो, चाहे कॉमेट सन से दूर जा रहा हो, हमेशा जो पूंछ है उसकी वो हमेशा अवे फ्रॉम द सन ही होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉमेट है वो गैसेस का फ्रोजन मास है ना। फ्रोजन मतलब फ्रोजन गैसेस नहीं, मतलब फ्रोजन, अब गैसेस तो नहीं कहेंगे, फ्रोजन होगी, मतलब फ्रोजन, हाँ डस्ट पार्टिकल है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम ही है, लेकिन लो टेम्परेचर पे वो ऑलमोस्ट फ्रीज कर गई हैं। ठीक है। तो इसलिए उसको फ्रोजन गैसेस कहते हैं, और फ्रीज हो गई तो वो गैसेस नहीं रही। ठीक है। तो जो भी वो फ्रोजन सॉलिड्स हैं, जो भी हैं गैसेस हैं, उनके ऊपर जब रेडिएशन प्रेशर पड़ रहा है तो वो इतना सफिशियंट है कि उनको अवे फ्रॉम द सन धकेल दे। तो पहली बात तो इतना पास नहीं जाती है, फिर पिघल जाते तो पिघल जाते हैं, अलग बात है। ठीक है। पिघल जाता है सन के पास जाता है। हाँ ऐसा कुछ तो पिघलेगा ही, है ना। ठीक। अच्छा,
फिर अभी इन्होंने कहा था ग्रेट टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टेम्स फ्रॉम द टीवी वगैरह, ये हमारी लाइफ आसान बनाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। 8.2 में कह रहे हैं एक ईएम वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। तो अगर ई जे कैप में है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आई है तो जे क्रॉस के इज आई, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के कैप के अबाउट होगी, माइनस के में नहीं होगी, प्लस के में होगी, ठीक है। अगर ये माइनस एक्स में जा रही होती तो माइनस के में होती। बी का मैग्नीट्यूड ई बाई सी से 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 टेस्ला हो गया। तो टोटल मैं लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 के कैप, ठीक है। 8.3 में कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11t टेस्ला। तो देखो यहाँ पे kx प्लस ओमेगा टी लिख दिया, इसका मतलब यहां से मुझे पता लग गया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन माइनस आई कैप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है, ठीक है। तो k क्रॉस जे इज माइनस आई, ठीक है, इसलिए मैं कह दूंगा जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k कैप में होगी, ठीक है ना। ई क्रॉस बी के अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू द पावर -7 को मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 साइन जो भी kx प्लस ओमेगा टी रही और ये अलॉन्ग z एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पूछना वो तो आसान है, जो kx है वो k की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा लिख देंगे और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। यहाँ कोई समस्या? चलो 8.4 कह रहे हैं लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके इंटेंसिटी कर लूंगा। इट फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो यहां से प्रेशर आ जाएगा इंटेंसिटी बाई सी। अब कह रहे हैं इफ द सरफेस एरिया ऑफ द इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पैन। तो एवरेज फोर्स में टाइम का कोई लेना देना नहीं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी तरह से प्रेशर का फॉर्मूला नहीं बनाया था, तो ये पहले मोमेंटम लिख रहे हैं, उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं और फिर ऊपर तो जो एनर्जी निकालने में पहले टाइम मल्टीप्लाई किए और फिर बाद में टाइम डिवाइड किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ द सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा बिकॉज वो मोमेंटम p ना होकर के 2p का मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एज्यूमिंग द एफिशिएंसी ऑफ 2.5% एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स। तो क्या कर लेंगे, 100 वाट का बल्ब है लेकिन एफिशिएंसी 2.5% है, इसका मतलब जो उसमें लाइट है वो 2.5 वॉट ही है, बाकी सारी हीट एनर्जी निकल गई, ठीक है। और अगर 3 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं, ठीक है, तो 3 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी हो जाएगी 4 पाई 3 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्यों, एनर्जी है 2.5 वॉट, तो 2.5 जूल पर सेकेंड एनर्जी पर यूनिट टाइम है, मतलब पावर, और उसको 3 मीटर की दूरी पर देख रहे पॉइंट सोर्स से निकल रही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर के स्फीयर में बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी के लिए अपॉन एरिया में क्या कर लेंगे, 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, देखो एरिया ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी आ गई पावर अपॉन एरिया 0.022 वॉट, ठीक है। अच्छा भाई, तो इन्होंने कहा, हमने ये बात तुमको डेरिवेशन में नहीं लिखा, ये बात बड़ी सिंपल सी बात है। एनर्जी डेंसिटी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है, उसको अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता था, अच्छा उससे मत कंफ्यूज करो, सिंपल ऐसे समझ लो, अगर मैं उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगी, ठीक है, तो ये जाएगी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कहीं पर लिख लो इंटेंसिटी इज इक्वल टू छोटा u इंटू सी, ठीक है। हाँ, अब देखो इन्होंने बुक में क्या किया, ये कह रहे हैं हाफ ऑफ इंटेंसिटी इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ ऑफ इंटेंसिटी को हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी लिख दिया, ठीक है, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और ई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं ई नॉट स्क्वायर बाई 2 लिखूं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू सी हो जाएगा। मेरा भी यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को सी से मल्टीप्लाई कर देने से इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी मुझे पता ही है, यहां से चाहो तो ई आर एम एस की वैल्यू निकाल लो और फिर वहां से चाहो तो √2 से मल्टीप्लाई करके ई नॉट की वैल्यू निकाल लो, ई नॉट आ गई तो अपॉन सी करके बी नॉट की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो कितनी इंटेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने पीछे कहीं इक्वेशन में नहीं लिखा था इसलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो बी निकालने के लिए ई बाई सी कर लिया, कोई समस्या नहीं। अब ये जो बात है जिस चीज़ के लिए मैं क्लास सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखो क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके बहुत ढेर सारे रेडिएशन और आदमी भूल जाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी वेवलेंथ किसकी होती है, ठीक है। हाँ, तो मैं इस चीज़ को याद रखने का एक तरीका, तो पहली बात तो मामला वैसे भी कंफ्यूजिंग है। जैसे देखो अगर नीचे लॉन्ग रेडियो वेव है, फिर एएम रेडियो है, ठीक है, फिर टेलीविजन एंड एफएम है और फिर शॉर्ट रेडियो वेव है। इन शॉर्ट रेडियो वेव और माइक्रोवेव आपस में घुस रही हैं। तो अगर मान लो मेरे पास कोई फ्रीक्वेंसी हो 10⁹ हर्ट्ज की, ठीक है, नहीं 10⁻11 हर्ट्ज की, तो क्या मैं उसको रेडियो वेव कहूं या मैं इसको माइक्रोवेव कहूं, ये झगड़ा है, ठीक है। हाँ, खैर, तो इस चीज को याद रखने का तरीका 2 तरीकों से है। हम इनको याद रखते हैं यूजेस से, ठीक है। हमने तमाम जगहों पे तमाम तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रखी हैं, तो हम उससे याद रखते हैं, ठीक है। हाँ? तो इसको मैं किस तरीके से याद करता हूं, सबसे पहले देखते हैं विजिबल लाइट। इस ग्राफ को कहां देखना शुरू करेंगे, विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो 0.4 से 0.7 माइक्रोन हो गई, ठीक है। तो मैं अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोन का मान लूंगा, है ना। वैसे तो 0.4 से 0.7 माइक्रोन है मुझे पता है, तो 1 माइक्रोन का मतलब इंफ्रारेड है और 0.1 माइक्रोन का मतलब अल्ट्रा वायलेट है। लेकिन अगर मैं विजिबल लाइट को 1 माइक्रोन मान लूं तो ये हजार गुना के चक्कर में चलते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन, नीचे शुरू करें, 1 मीटर की जो वेव है वो करीब करीब रेडियो वेव है, ठीक है ना। 1 और उसके नीचे की सारी, मतलब 1 मीटर से बड़ी जितनी भी हैं वो रेडियो वेव है। तो 1 मीटर सबसे पहले पकड़ लो, ठीक है। अब 1 मीटर के बाद जब 10⁻³ मीटर आई तो ये करीब करीब देखो वहां लाई कर रही जहां पे माइक्रोवेव खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो प्लस माइनस 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक माइक्रोवेव, हालांकि इसमें थोड़ी सी शॉर्ट रेडियो वेव घुसती हैं, वो एक अलग समस्या है, ठीक है, पक्का। तो माइक्रोवेव किस ऑर्डर की हैं,
10 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ठीक है। फिर 10 टू द पावर ऑफ -3 से 10 टू द पावर ऑफ -6 तक इंफ्रारेड, ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ है डायग्राम बना। इंफ्रारेड वैसे तो 10 टू द पावर ऑफ -6 नहीं, 0.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 तक है, अगर ज़्यादा एक्यूरेट हो। सबको पता ही ना, 700 नैनोमीटर सबको याद ही है, तो 0.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 है, पर मतलब मैं भी इसको 10 टू द पावर ऑफ -6 ही बोल रहा हूँ। 10 टू द पावर ऑफ -6 तक इंफ्रारेड, फिर 10 टू द पावर ऑफ -6 से 10 टू द पावर ऑफ -9 तक अल्ट्रा वायलेट, है ना। अब वो बात देखो फिर क्या हुई कि अल्ट्रा वायलेट में ही एक्सरे घुसने लगी, मतलब जो 1 नैनोमीटर से मान लो 5 नैनोमीटर की वेव है तो उसको अल्ट्रा वायलेट कहें या एक्सरे कहें, इसमें झगड़ा है। लेकिन याद रखने के लिहाज से अगर मान लो कोई वेव है जिसकी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है तो हम उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट, और कोई वेव है जिसकी 0.1 नैनोमीटर है उसको एक्सरे कहेंगे, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर ऑफ -9 से एक्सरे हो शुरू हो गई, और वैसे तो गामा रे 10 टू द पावर ऑफ -11 है, लेकिन 10 टू द पावर ऑफ -12 पे देखो एक्सरे खत्म हुई है, ठीक है। तो याद रखने की नजर से 10 टू द पावर ऑफ -3 के मल्टीपल लगाते चले जाओ, ठीक है। अब याद कैसे रखें, रेडियो वेव सबसे लंबी, ठीक है, इसलिए सबसे कम एनर्जेटिक, ठीक है। चारों तरफ रेडियो वेव चल रही हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। माइक्रोवेव उससे ज्यादा एनर्जेटिक, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि वो टेलीफोन का टावर जो है उससे कैंसर हो जाता है। कोई ये नहीं कहता रेडियो सुनने से कैंसर हो जाता है, माइक्रो ओवन माइक्रो, हाँ है, उसको हम लोग अपना सर उसके अंदर नहीं डालते ना, नहीं तो फिर खाने में नहीं वो तो वेव आई, उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो हीट बन गया, खत्म हो गया। हमने रेडिएशन को थोड़ा देखा, वो तो उसी के चैम्बर के अंदर बंद रहा, ठीक है। तो माइक्रोवेव उससे ज़्यादा, हाँ चलो माइक्रोवेव 1 ले लो, उससे ज़्यादा एनर्जेटिक। फिर उसके बाद विजिबल लाइट, ठीक है ना, विजिबल लाइट से ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब विजिबल से थोड़ा कम होगी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और उधर थोड़ा ज़्यादा होगी माइक्रो, ये क्या बोल गए, विजिबल से थोड़ी कम एनर्जी की होगी इंफ्रारेड, और विजिबल से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की होगी अल्ट्रा वायलेट, इसमें कोई बात नहीं। एक्सरे, ठीक है, वो तो ऐसा है कि भैया डॉक्टर भी कमरे से दूर जा करके ना, मतलब टेलीफोन के जो सिग्नल हैं उससे ऐसा कैंसर नहीं हो जा रहा है कि भाई कोई कमरे में बंद करके फोटो खींच रहा है, पर एक्सरे तो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है कि जो आदमी एक्सरे करता है वो सामने खड़ा होकर के एक्सरे नहीं करता, वो कोने में जा करके एक्सरे करता है, तो सबसे और ज़्यादा एनर्जेटिक, ठीक है। और उसके बाद गामा रे तो और भी ज़्यादा, रेडियो टावर से ज़्यादा चांसेस है विजिबल लाइट से कैंसर होने। नहीं, विजिबल लाइट में क्योंकि हम लोग बने विजिबल लाइट को झेलने के लिए हैं, भाई कैंसर क्या है, बॉडी थी किसी तरह से अडेप्ट की हुई थी, उसको कोई नई चीज दोगे तो उसमें नए तरह के म्यूटेशन हो सकते हैं। विजिबल लाइट तो हम लोग बने ही इस तरीके से है ना, समझ रहे हो। जो चीज हमारी लाइफ में हमेशा से है वो कोई समस्या का कारण ही नहीं है। प्लास्टिक क्यों समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक को बायोडिग्रेड करने वाले कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया जिंदगी में देखी नहीं कभी प्लास्टिक। रुई में क्या है, रुई में तो वैसे ही ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे अन्य चीजों में है। अल्टीमेटली क्या, कॉटन क्या है, सेलुलोज ही तो है, तो जैसे घास सड़ा देता है वैसे कॉटन सड़ा देगा, ठीक है ना। तो बायो जो नेचर के साथ इनकम्पेटेबल चीजें वही हैं जो नई नई आई। लाइट तो पहले से, इसलिए लाइट का खतरा नहीं, एनर्जेटिक ज्यादा है, लेकिन हमने अपने बॉडी में स्ट्रक्चर ही वैसे बनाए कि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ना इंफ्रारेड से कोई खतरा है क्योंकि हमारे सोलर रेडिएशन में, ना विजिबल से कोई खतरा है, अल्ट्रा वायलेट से खतरा है क्योंकि ओजोन ले उसको रोक लेती है, हमने उसको देखा, ठीक है। तो ये बात हो गई वेवलेंथ की, ठीक है। दूसरा एक वो भी तरीका है कि जैसे एक्सरे हम लोग कहाँ यूज करते थे, एटम का स्ट्रक्चर निकालने के लिए। तो एक्सरे की वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की ना, ओ ठीक है ना, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पिकोमीटर, ठीक है, या नैनोमीटर से कम, ठीक है ना। तो उससे हम करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे। अल्ट्रा वायलेट हमने पढ़ा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन की एनर्जी
अल्ट्रा वायलेट में उसकी एनर्जी बदल गई तो hc/λ से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बदल गई, ठीक है ना। विजिबल हम जानते ही हैं, इंफ्रारेड हमें पता है जो तुम्हारी पास्चन ब्रैकेट पिफंड वाली एनर्जी है वो इंफ्रारेड रेंज में है, ठीक है ना। फिर माइक्रोवेव नीचे और रेडियो वेव। तो इस तरह से जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमने कहाँ पर चीज़ों को देखा है, दूसरे चैप्टर में कहाँ पढ़ा है, उससे जब हम देखते हैं और ये एक 10⁻³ 3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12 का ग्रेडिएशन कर लें और फिर वो जो -6 की जगह पर विजिबल को 0.4 से 0.7 रख करके उसके इधर अल्ट्रावायलेट उधर इंफ्रारेड करके देखेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इससे हम लोग इस टेबल को याद करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुई, दूसरा पंगा क्या आया कि रेडियो वेव में भी रेडियो वेव क्या होगा, वो कम वेवलेंथ की ज़्यादा वेवलेंथ की कम एनर्जेटिक होंगी, ठीक है ना। टेलीविजन थोड़ी सी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, एफएम थोड़ी सी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। इस तरह से फिर हमको वो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो तो फिर जितना ज़्यादा डिटेल में जाओ वो बात अलग है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह की वेव्स बताई, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताई, कैसे जनरेट करते हैं, क्या यूजेस हैं, ये क्या कहते हैं मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये तुम लोगों को खुद से पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ बगल वाले में एक वो टेबल बना हुआ है रेंज वाला, ठीक है ना, हाँ? ठीक है। तो वही है, रेडियो वेव 0.1 मीटर से नीचे या 1 मीटर से नीचे, ठीक है। माइक्रोवेव 0.1 से 1 मिलीमीटर, ठीक है। फिर वो 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, 700 से 400, 400 से 1 नैनोमीटर और फिर नैनोमीटर से पिकोमीटर और फिर वो लेस देन पिकोमीटर, ठीक है। प्रोडक्शन, डिटेक्शन, ये सब टेबल बना करके याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक सवाल आता ही आता और बहुत इजी चैप्टर, ठीक है। चलो इसके साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू।